चलिए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं 10 क्लास का हिस्ट्री से, जो कि मैट्रिक बोर्ड में पूछता है 18 नंबर का। तो फर्स्ट लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद। अगर पूरे पृथ्वी पर की बात करते हैं तो पूरे पृथ्वी पर 7 महादेश है। तो ये यूरोप में राष्ट्रवाद, एक ही महादेश यूरोप भी है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। इस लेसन का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स, मिलान करें, ये सभी देखते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद का। देखेंगे पहला क्वेश्चन ये है ये पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से प्रारंभ होता है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? पहला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में जो है किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये देखिए, पहला इटली एवं जर्मनी वर्तमान में जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत। यहाँ पे टिक मारते हैं, ये यूरोप महादेश के अंतर्गत हो गया। दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है बुर्बो के वंश के द्वारा। किसके द्वारा? बुर्बो वंश के द्वारा। नेक्स्ट है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो जी हाँ, मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी दल से था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी दल से था। मेजनी का जन्म इटली में हुआ था। 1831 में मेजनी जो है यंग इटली निर्माण किया था। 1834 में यंग यूरोप का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? कौन नहीं चाहता था कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण होवे? तो वो था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण होवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर जो है विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? तो जी हाँ, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। इसका आंसर है प्रधानमंत्री के पद पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री। ये देखिए प्रधानमंत्री है ना, इसको मिटाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं छठा क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो जी हाँ, गैरीबाल्डी पेशे से जो है नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये 7वां था। अब 8वां देखते हैं, जालबेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन आपका है कि क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, कि पादरियों की। तो ये इसका आंसर हो जाएगा किसकी थी? तो आप लोग क्या सोचते हैं? ये इसका आंसर जो है, सही आंसर है व्यापारियों की। जालबेरिन किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की एक संस्था थी। व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति अवलंबन बिस्मार्क किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ये दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि प्रसा और फ्रांस के बीच हुई थी। अब कब हुई थी? तो 1800 फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1870 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1870 में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा गा में टिक मार लेते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? किसके लिए? यूरोप वासियों के लिए। किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान एवं प्रेरणा स्रोत रहा है? तो जी हाँ, यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य ज्ञान का रहा है, सीख वाला है। ये प्रेरित जो है, यूरोप वाले लोग इससे प्रभावित रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बर्मा है कि 1829 ईस्वी में की एड्रियानोपल्स की संधि किस देश के साथ हुई? तो 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल्स की संधि जो है यूनान के किसके साथ हुई? तो तुर्की के साथ। एड्रियानोपल्स की संधि तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। इंग्लैंड की मदद से कराया गया था, तुर्की के बीच। फिल इन दी ब्लैंक्स को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरें। किस स्थानों को भरें? रिक्त स्थानों को। तो के युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरे यूरोपीय महाशक्ति
जर्मनी का जन्म हुआ। किसके, किस माह में? तो सेडॉन का। इसका सही आंसर है दोस्तों सेडॉन। ये लिखा पाएगा तब ना, ये इसका सही आंसर है सेडॉन। इसका सही आंसर है सेडॉन। सेडॉन। हाँ, तो ये भी नहीं हो पा रहा, बाकी आप लिखिएगा, कॉपी किताब लेकर बैठिएगा, हमसे नहीं हो पा रहा, अभी लिख नहीं पा रहे हैं। सेडोवा का युद्ध और के बीच हुआ। सेडोवा का युद्ध जो है, सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो जी हाँ, सेडोवा का युद्ध 1866 में ये हुआ था प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच। प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच सेडोवा का युद्ध प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? प्रसा और किसके बीच? ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। तेसर का 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने, तो 1848 ईस्वी की फ्रांस, तीसरा है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिख युग का अंत कर दिया। मेटरनिख का। चौथा, वेटिकन सिटी राजमहल, जहाँ कौन रहते थे? तो वहाँ पोप रहते थे, जो किसके प्रभाव से बचा रहा? तो इटली के प्रभाव से बचा रहा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक, तो यूनान को एक स्वतंत्र, यूनान जो है 1832 में स्वतंत्र हुआ था दोस्तों। तो 1832 में यूनान जो स्वतंत्र हुआ, तो बवेरिया का शासक जो है ओटो थे, वहाँ का राजा घोषित किया गया। छठा है, फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो जी हाँ, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, मिलान करने वाला, तो तुम ठीक मिला देते हैं। आप लोग एक एक का खा करके लिखिएगा। अब मेजनी, तो मेजनी का संबंध कहाँ से? तो जी मेजनी का संबंध जो इटली से है। मेजनी का संबंध कहाँ से? इटली का। या तो फिर इसके सामने आप लोग का खा करके लिखिएगा, ये गलत तरीका जो हम मिला रहे हैं, आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, हमको का खा लिखने नहीं आ रहा है अभी सिस्टम से। हिगेल, हिगेल कौन था? तो हिगेल एक जो है दार्शनिक था। हिगेल क्या था? दार्शनिक था। ये देखिए, दो के का, एक के खा। बिस्मार्क क्या है? बिस्मार्क कौन थे भाई? तो बिस्मार्क जो है जर्मन चांसलर थे, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किए थे। बिस्मार्क जर्मन चांसलर थे ये। तीन के घा। चौथा, विक्टर इमैनुअल क्या थे? तो विक्टर इमैनुअल राजनीतिक व्यक्ति थे। विक्टर इमैनुअल राजनीतिक थे। विक्टर इमैनुअल काउंट काबुल के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए थे ना। दूसरा देखिए, समूह आ और समूह का बाक है। वियना सम्मेलन, जी हाँ, तो वियना सम्मेलन जो है 1814-15 में हुआ था। वियना सम्मेलन, ये जो एक के घा, एक का घा, एक का आपका हो जाएगा घा, एक का घा। और देखते हैं मेटरनिख का पतन। मेटरनिख का पतन कब हुआ था? इसका आप 1815 से लेकर 1848 तक मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। तो मेटरनिख का जो पतन हुआ था दोस्तों 1848 में हुआ था। मेटरनिख का पतन 1848 में होता है। इटली का एकीकरण, तो इटली का एकीकरण 1871। एकीकरण का मतलब बोल सकते हैं कि स्वतंत्र हुआ था। सेडॉन का युद्ध, तो सेडाना लिख दिए, लिखा गया है, तो सेडॉन का युद्ध होना चाहिए यहाँ पे। तो सेडॉन का युद्ध जो हुआ है, तो फ्रांस और जो है प्रसा के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था दोस्तों, सेडॉन और ये हो जाएगा 4 के जो है खा। अब देखते हैं हम लोग, तो 1800 ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था, जो एक प्रतिक्रियावादी नेता था। 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी को मेटरनिख युग के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर।